गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से मैं आपका ज्ञानदीप सर, और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम। तो आज हम कंप्यूटर सिस्टम में देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर आप लोग को मालूम है, सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनको अच्छे से मालूम है, ये फर्स्ट चैप्टर है और ये क्लास 11 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज का जो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू ए मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसर, कंप्यूटिंग डिवाइस हैव इवॉल्व्ड इन ए रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो कुछ ही समय के अंदर एक सिंपल कैलकुलेशन जो हम लोग करते थे पहले, हाथों से करते हैं या कोई खिलौने के माध्यम से जो हम कैलकुलेटर्स यूज करते थे, वहां से लेकर आज के मॉडर्न जमाने के जो पावरफुल कंप्यूटर्स है, पावरफुल डेटा प्रोसेस जो होता है, यहाँ तक आने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा, कुछ ही समय के अंदर। ठीक है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कुछ ही समय के भीतर। ऐसा नहीं कि हमें एक 1000 साल लग गया या 500 ईयर्स लग गए, ऐसा कुछ नहीं। मैक्सिमम 50 to 60 ईयर्स के अंदर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आज के ज़माने में जो कंप्यूटर, लैपटॉप्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी पोर्टेबल्स डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो आप सोचिए इतनी जल्दी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इतना स्मार्ट, इतने सारे स्मार्ट डिवाइस आज हम आस पड़ोस आज इसे हम देख रहे हैं किस प्रकार से इसे यूज़ किया जा रहा है ना, कंप्यूटर। और ये हमारा एक डे टू डे एक एसेंशियल पार्ट हो चुका है कंप्यूटर। ठीक है, डे टू डे का एक एसेंशियल पार्ट हो चुका है। तो इसके बाद आपका आता है द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इज शोन थ्रू ए टाइमलाइन एट फिगर 1.5। तो हमें नीचे मिलेगा एक टाइमलाइन मिलेगा जिसमें भाग किया गया है किस तरह से, किस वक्त कौन सा चीज़ आया है। ठीक है, कंप्यूटर के इवोल्यूशन का जो पूरा डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। The von Neumann architecture is shown in figure 1.4। तो वॉन आर्किटेक्चर एक आप बोल सकते हो एक आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर डेवलप किया था, जो कि आपका क्या करता है, वो बाइनरी प्रोग्राम्स रीड कर सकता था फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है बाइनरी प्रोग्राम रीड कर सकता था, और इसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बोला जाता था। इसका जो डायग्राम है वो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है उसी के तरह है। जैसे इनपुट डिवाइस है उस तरफ आउटपुट डिवाइस है, और सेंड क्या बोलते हैं, सेंड और रिसीव इसी प्रकार से होता है। इनपुट डिवाइस से कुछ आप सेंड करो और रिसीव आप करोगे आउटपुट डिवाइस से। और अंदर में जो है सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें अरिथमेटिक लॉजिक और आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन उसमें यूज किया जाता था, और मेमोरी में प्रोग्राम्स और डेटा स्टोर किया जाता था। और ये फर्स्ट आप इसको बोल सकते हो बाइनरी प्रोग्राम्स रीड कर सकता था। बाइनरी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो मशीन लेवल लैंग्वेज होते हैं उसे बाइनरी प्रोग्राम बोला जाता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज होता है 0 and 1, जो बाइनरी कोड होते हैं, उन्हीं बाइनरी कोड को वो रीड कर सकता था। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज था उस वक्त। ठीक है, यहाँ से ही हमारा कंप्यूटर आना स्टार्ट हुआ, मतलब कंप्यूटर का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग द 1970s, large scale integration of electronic circuits allow integration of complete CPU on a single chip। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1970s जब आ गया उस दशक में लार्ज स्केल एलएसआई जो इंटीग्रेटेड था, इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड जो था, उसने एलो कर दिया कि पूरा का पूरा सीपीयू एक ही चिप में आ सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो एक ही चिप में हम ला सकते हैं। तो जब ये एलो हो गया उसके बाद से उसको हमने नाम रख दिया उसका माइक्रो प्रोसेसर। ओके, उसके बाद आ गया मूरे लॉ, प्रिडिक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुड बी असेंबल इन ए सिंगल माइक्रो चिप। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगा ट्रांजिस्टर्सों के जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगे तो उसको हम लोग माइक्रोचिप्स बोलना स्टार्ट कर दिए। In 1980s, the processing power of computer increased
exponentially by integrating around 3 billion components. 1980s में क्या हुआ, कंप्यूटर का जो पावर था, प्रोसेसिंग पावर था, वो बढ़ चुका था, बढ़ने लगा, काफी बढ़ने लगा, काफी हमें जरूरत भी था कि प्रोसेसिंग पावर बढ़ने की जरूरत भी है हमें, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने थे। तब सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप होने लगे अलग अलग तरीके के, है ना। तो क्या हुआ, उन कंपोनेंट्स को, 3 मिलियन कंपोनेंट्स को एक ही चिप्स में डाला गया और उसको बताया गया वेरी लार्ज, मतलब एक स्मॉल साइज चिप्स में इतने सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जब जुड़ा गया या उन्हें एक साथ इंटीग्रेटेड किया गया, तो उसे बोला जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, VLSI। उसके बाद क्या हुआ, फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। इसके बाद और हाई फैब्रिकेटेड वाला ट्रांजिस्टर आने लगा, और उसके बाद इन कंपोनेंट्स जो और भी अदर कंपोनेंट्स थे वो भी बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे। तो यहाँ पर बोला गया है अप्रोक्स 106 कंपोनेंट्स जो कि एक ही आईसी में लगाया गया, जिसको बोला जाता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो मैं सिंपल एक एग्जांपल से ही बता देता हूँ। आप जब कोई भी एक, अगर आपके घर पे कोई भी एक स्मार्टफोन या कोई भी आज के ज़माने का मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है, या आप कभी भी कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में देखोगे, एक ही बोर्ड होता है, उसमें कई कई सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसे हम बोल सकते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब कितना पोर्टेबल होने लगा, मतलब डे बाय डे क्या हो रहा है, हमारा जो चिप्स, जो आपका चिप सेट होता है वो धीरे धीरे, या बोर्ड जो होता है वो धीरे धीरे छोटा होने लगा है, और उसमें छोटे से छोटे कंपोनेंट्स को आराम से उसमें क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आप एक छोटे से एक सर्किट बोर्ड या एक मदरबोर्ड में देखिएगा, इतने सारे ट्रांजिस्टर, इतने सारे कंपोनेंट्स एक साथ इंटीग्रेटेड क्या क्या इंटीग्रेटेड किया जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद IBM ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपना पर्सनल कंप्यूटर 1981 में। उसके बाद एप्पल ने अपना कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया 1984 में, और एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया मैग्नीटोस्ट, ठीक है, 1984 में। द पॉपुलैरिटी ऑफ द पीसी सर्ज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस based operating system by Microsoft and other place of computers with only command line interface। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने पहले फर्स्ट क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आज जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आइकॉन्स वगैरह, जो भी एप्लीकेशंस के आइकॉन्स वगैरह देख रहे हो, जो वीडियोस देख रहे हो, ये सब बोल सकते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। पहले और एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम टाइप करते थे और कमांड के जरिए वो काम करता था। लेकिन अब माउस के क्लिक के जरिए हम आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। तो इससे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था इस जिसको फर्स्ट मतलब इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और उसी के साथ डॉस भी था, डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट का ही था, और यूनिक्स भी माइक्रोसॉफ्ट, यूनिक्स एक अलग कंपनी है और डॉस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का था। डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम, या फिर आप यूनिक्स भी बोल सकते हो, यूनिक्स और डॉस में जो कमांड यूज होते थे, इसीलिए इनको कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता था। और माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस कर दिए थे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही, कुछ ही दिनों के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे। और यहाँ पर आप देखिए इस 106 जो फिगर है, इसमें देखिए ट्रांजिस्टर्स किस तरह से बढ़ने लगे। जो वेरी लार्ज स्केल वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया, ये जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें देखिए आप एक सिंगल, ये जो कोर 2 डियो हो गया, कोर्स i7, इन माइक्रो प्रोसेसर में कितने सारे ट्रांजिस्टर लगे हैं, कितने सारे, 1 करोड़, 10 लाख ऐसे होते हैं। देखिए यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर 1 लाख, पहले 10,000 था, उसके बाद 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, इस तरह से बढ़ते बढ़ते मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगने लगे, जिससे हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर काफी फास्ट हो चुका था, ठीक है। और आज तो काफी फास्ट है, और आज हम कई सारे
बड़े बड़े काम, बड़े बड़े ग्राफिक्स रिलेटेड काम भी कर लेते हैं काफ़ी इजी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग को ये आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और इसके बाद हम थोड़ा सा इस इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो 500 बीसी में आप देख सकते हो जो एबेकस करके एक जो खिलौना आज भी बच्चे यूज करते हैं, जिसमें आपके छोटे छोटे रंग बिरंगे छोटे छोटे बीट्स होते हैं, उन बीट्स के माध्यम से हम प्लस माइनस जो भी है वो हम करते हैं। उसके बाद उससे सीखते हैं, मतलब बच्चों को सिखाते हैं कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है। उन बीट्स में कलर होते हैं, येलो कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, उसी से हम उनको गिनते हैं, माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन एडिशन का काम करते थे, उसे हम मैन्युअली बोल सकते हैं। फिर आ गया पास्कल लाइन। ब्लेज Pascal invent a mechanical calculator known as a Pascal calculator or a Pascal line to add an addition to do add and subtraction of two number. एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, दो नंबर का कर सकते थे, और डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली कर किया जा सकता था। एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन किया जाता था थ्रू रिपीटेड एडिशन और सब्सट्रैक्शन के माध्यम से। तो कुछ टेक्निक्स होंगे उस वक्त 1642 में। उसके बाद आ गया 1834, डायरेक्ट चले आते हैं। उसके बाद आ गया एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज जो इन्वेंट एनालिटिकल इंजन को उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट आप बोल सकते हो कंप्यूटर था ये। ठीक है, जो मैकेनिकल computing device for inputting, processing, store and displaying the output, which is considered to form the basis of modern computer। तो यहां से स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो बोलते हैं उन्हें चार्ल्स बेबल्स ही बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद 1890 में टेबुलेटिंग मशीन आ चुका था। ठीक है, उसके बाद 1937 में आ चुका था टर्निंग मशीन। ठीक है, तो टेबुलेटिंग मशीन क्या है, हरमैन हॉलरिथ डिजाइन ए tabulating machine for summarizing the data stored on the punch card. It is considered to be the first step towards programming। तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग था वो इसी मशीन से स्टार्ट हुआ। प्रोग्रामिंग जो करते हैं हम C++, जो भी, ये सब तो बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ था टेबुलेटिंग मशीन के जरिए। और इसमें पंच कार्ड का यूज किया जाता था। उस पंच कार्ड में कोडिंग या जो भी हम प्रिंट करना चाहते थे, तो इनपुट जो भी हम वहाँ पर डालते थे, चाहे उस वक्त कीबोर्ड था कि नहीं, हमें तो वैसा आइडिया नहीं है, तो वो मशीन को देखने से आपको मालूम चलेगा, जिसमें कुछ बटन होंगे, उन बटन को दबाने के साथ साथ कुछ पंच कार्ड होता था। वो आपका हो सकता था कोई प्लेट होगा, या आपका कोई मोटा सा एक पेपर होगा जिसमें पंच होता था, पंच होके उसमें पूरा का पूरा आउटपुट डिटेल्स आ जाता था। ठीक है, फिर 1937 जो था टर्निंग मशीन था। द टर्निंग मशीन कॉन्सेप्ट वाज a general purpose programming machine that was capable to solve any problem by executing the program stored on the punched card। तो पंच कार्ड के जरिए कुछ प्रोग्राम्स लिखे जाते थे, जिसके जरिए हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद आ गया 1945, जॉन वॉन न्यूमैन introduced the concept of store programming, which was capable of storing data as well as program in the memory। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ना ऊपर, जो ENIAC जो था आपका इलेक्ट्रॉनिक, क्या था यहाँ पर हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, स्टोर भी हो जाता था प्रोग्राम, आप जो प्रोग्राम लिखते थे वो स्टोर हो जाता था, और स्टोर करने का उसमें कैपेसिटी था, और उसे एग्जीक्यूट करने का भी कैपेसिटी था। तो ये जो था ENIC कंप्यूटर वाज वेर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ये the EDVAC and then the ENIAC computers were developed based on this concept। तो इसी कॉन्सेप्ट के जरिए इसे डेवलप किया था।
कि स्टोर किया जाए मेमोरी में हमारा प्रोग्राम, फिर एग्जीक्यूट किया जाए। इसके बाद 1947 ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर आने लगा। वैक्यूम ट्यूब जो बोला जाता है, उस टाइम ट्रांजिस्टर को वैक्यूम ट्यूब बोला जाता था, वेर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर, और इन वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर डेवलप्ड एट बेल लैब यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल के जरिए जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उन्हें रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स में, ठीक है, 1947। और 1970 से क्या हुआ, सेमीकंडक्टर्स आ चुका था, इंटीग्रेटेड सर्किट आ चुका था 1970 में। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए सिलिकॉन चिप्स विच कंटेन एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था, एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया। बहुत ही छोटे एरिया में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पूरा का पूरा सीपीयू आ जाता था। द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज ड्रेस्टिकली रिड्यूस बिकॉज ऑफ आईसी। आईसी की वजह से क्या हुआ, जो साइज था कंप्यूटर का वो बहुत ही छोटा हो चुका था, और आज हम उसी सब को यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये पूरा का पूरा जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है ये समझ में आ गया होगा। इसको आप याद रखिए, कुछ कुछ नाम याद रखिए, जिससे एनालिटिकल इंजन हो गया, ट्रांजिस्टर्स को याद रखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट को याद रखिए, और आप इन ईयर्स को याद रखिएगा, 1834, 1890s, 1937, इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक हमने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। इसके बाद डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर यूनिक्स के बारे में मैंने बताया, जैसे ये सब कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें कमांड यूज होता था। अगर आप कमांड भूल गए तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने जब इसे डेवलप किया तो इसमें माउस के क्लिक के जरिए हम जो भी चीज हम करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते थे, याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि माउस के क्लिक से काम हो जाता था, ठीक है। और अराउंड 1990s में क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद आ चुका था वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इंटरनेट, फर्दर एक्सेलरेटेड मास यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, एंड देयर आफ्टर कंप्यूटर हैव बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। इसके बाद जैसे 1990s में इंटरनेट आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही ड्रास्टिकली आप बोल सकते हो कंप्यूटर का मास प्रोडक्शन होने लगा, और हर जगह आप बोल सकते हो हर जगह कंप्यूटर का एसेंशियल बढ़ने लगा और हर जगह यूज किया जाने लगा। और एवरीडे लाइफ आज के जमाने में हमारे पास बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो एसेंशियल चीज होने लगा हमारे जीवन के लिए, एक कंप्यूटर या एक डिवाइस, स्मार्टफोन वगैरह जो भी है। फर्दर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इसके बाद तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटिंग या जो भी छोटे मोटे जो डिवाइस है आज वो एसेंशियल होने लगे हैं हमारे लाइफ में, है ना। आप स्मार्टफोन हमारे तो मतलब क्या बोले, ये हर वक्त हमारे साथ रहता है। टैबलेट्स हो गया, अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स है, काफ़ी सारे चीज़ें आज एसेंशियल हो चुके हैं। ऑफिस के लिए तो काफ़ी एसेंशियल है, और एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी एक स्मार्टफोन तो बहुत ही एसेंशियल हो चुका है। दिस डिवाइस हैव लेवरेज्ड द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज इन प्रोसेसर मिनिएचराइजेशन, फास्टर मेमोरी, हाई स्पीड डेटा एंड कनेक्टिविटी मैकेनिज्म। तो आप सबको ही मालूम है, तो आज के जो कंप्यूटर्स या जो भी डिवाइस आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज कर रहे हैं, कितने फास्ट और कितने स्पीड डेटा प्रोसेस करते हैं, है ना। और एक दूसरे के साथ कितने फास्ट इंटरकनेक्ट हो जाता है, किस स्पीड में हमारा काम हो रहा है। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड wearable gadgets such as a smartwatch, lenses, headband, headphone. Further, smart appliances are becoming a part of the Internet of Things by leveraging the power of artificial intelligence. तो अब नेक्स्ट वेव आ चुका है जिसमें हम जो लेंसेस है, स्मार्ट वॉच है, ये सब यूज कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है जो हमारे कई सारे कामों को विद इन सेकेंड कर देते हैं, हमें उतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना।
तो अब हम पढ़ेंगे 1.3 कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर मेमोरी क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को और उसे प्रोसेस करता है। कोई भी डेटा आप उसमें डालेंगे तो उसको प्रोसेस करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। Whenever we talk about the memory of computer system, we usually talk about the main or primary memory. The secondary memory, also called storage device, is used to store data, instruction and result permanently and for further use. तो देखिए, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी है। हम ज़्यादातर बात करते हैं मेमोरी, और कौन सा मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम उतना बात नहीं करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी भी होता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हम स्टोर कर रखते हैं हमारे डाटा को एज ए बैकअप, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ता है हम वहाँ से रिट्रीव कर लेते हैं और फिर उसे रीड करवाते हैं अपने कंप्यूटर प्रोसेसर के माध्यम से, ठीक है, सीपीयू के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ मेमोरी। ए कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? यूज करता है बाइनरी नंबर 0 और 1, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ समझ सकता है 0 एंड 1। और बाइनरी प्रोग्रामेबल जो रीड फर्स्ट किया था उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल क्या था यहाँ पर? मैं भी बार बार भूल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि बाइनरी रीड कर सकता था, है ना। तो इसी जस्ट मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया, ये रिमाइंड करवा दिया। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि कंप्यूटर क्या रीड करता है? वो 0 एंड 1 रीड करता है, क्योंकि उसे मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ में आता है। तो 0 एंड 1 वो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, तो कंप्यूटर उसी को वो रीड करता है, ठीक है, और उसी को वो स्टोर करता है, उसी को प्रोसेस कर सकता है। द बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 व्हिच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, इसी को बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी बोला जाता है, आर कॉल्ड बीट, इन्हें बीट बोला जाता है। 0 और 1 को बीट बोला जाता है। फर्दर दिस बीट्स आर ग्रुप, इनको अगर आप ग्रुप में रखोगे तो उसका एक फॉर्म बनता है, ठीक है। कैसे फॉर्म बनता है? अगर 4 बीट होंगे तो उसे निबल बोला जाता है, और अगर 8 बीट होंगे, 8 बीट होंगे, 8 अगर 0 1 के कॉम्बिनेशन होंगे तो उसे बाइट बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, 0 1 0 0 1 1 0, इनका कुछ मीनिंग है। इस कंप्लीट ये जो चीज है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये कंप्लीट 8 बीट से हो सकता है। इसको जब वो कन्वर्ट करे तो ए निकले, बी निकले, ठीक है। तो इस तरह से इनको जब हम कन्वर्ट करेंगे तब कुछ ना कुछ एक वर्ड निकलेगा, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू निकलेगा, या सिंबल निकलेगा, ठीक है। तो इसी के जरिए हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर में। ओके, तो कंप्यूटर के लिए सबसे इजी होता है रिकॉग्नाइज करना 0 एंड 1। अगर हम इसे कॉम्बिनेशन के हिसाब से स्टोर करेंगे तो कंप्यूटर इजीली से स्टोर भी कर सकेगा, और आपको इसका आंसर भी वो रिट्रीव करके जब आपको इसको रीड करना होगा तो वो इजीली इसे रीड भी कर सकता है, और रीड करके आपको प्रॉपर आंसर भी दे पाएगा, रीडेबल आंसर जो आप पढ़ सकते हो। तो ये ज्यादा मैंने कुछ आपको बोल दिया है, लेकिन आगे जाकर आपको समझ में आएगा। लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, बाइट आर ग्रुप टुगेदर टू मेक बिगर चंक और यूनिट। और इसी तरह से जब 4 बीट से 16 बीट हो गया, या 1000 बीट्स हो जाएंगे, या बाइट्स हो जाएंगे, तो उसका कुछ अलग नाम रखा जाएगा, अलग यूनिट्स रखे जाएंगे, ठीक है। और उन्हें हम रिकॉग्नाइज करेंगे इस तरह, इस टेबल में दिया हुआ है। जैसे केबी, किलोबाइट। किलोबाइट को अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो आपको जस्ट सिंपली याद रखना है 1024 बाइट्स। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, उसी तरह से आप इनको याद रखेंगे। फिर 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होंगे, मतलब ये किलोबाइट अगर 1024 किलोबाइट होंगे तो 1 मेगाबाइट होगा। इसी तरह से आपको इन सारे जो यूनिट से मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स है डिजिटल डेटा के, इनको याद रखना है, ठीक है। तो पेटाबाइट हो गया, एक्साबाइट हो गया, जेटाबाइट हो गया, योगाबाइट हो गया, योटाबाइट हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इनको आप मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है टाइप ऑफ मेमोरी। ह्यूमन बीइंग मेमोराइज मैनी थिंग्स ओवर ए लाइफ टाइम।
ह्यूमन बींग्स क्या है, कुछ चीज़ों के काफ़ी समय तक, ओवर ए टाइम तक हम याद रख सकते हैं, और उन्हें हम रिकॉल कैसे करते हैं, एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक ए डिसीजन और टेक सम एक्शन। और उन्हें हम रिकॉल कैसे करते हैं, कुछ डिसीजन और एक्शन के जरिए हम उन्हें रिकॉल करते हैं, ठीक है। हाउएवर वी कैन नॉट रिले ऑन आवर मेमोरी कंप्लीटली, लेकिन हम हर वक्त अपने मेमोरी पर रिले नहीं रह सकते, क्योंकि हम बहुत सारे चीज याद नहीं रख पाते, तो उन्हें हम लिख के रख देते। सो वी मेक नोट एंड स्टोर इंपॉर्टेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग अदर मीडियम सच एज नोटबुक, मैनुअल, जर्नल, डॉक्यूमेंट। और हम याद अगर नहीं रख पाते तो क्या करते हैं, हम उन्हें लिख के रखते हैं, जर्नल में लिख के रखेंगे, नोटबुक में लिख के रखें, ताकि हम जब भी हमें याद करना हो हम उसे खोलेंगे और उन चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ने के साथ साथ हमें वो रिकॉग्नाइज या उन्हें याद हो जाएगा फिर से। फॉर ए लॉन्ग टर्म स्टोरेज, इसे हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज। सिमिलरली कंप्यूटर हैव टू टाइप ऑफ मेमोरीज, नेमली प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। कंप्यूटर के पास भी दो प्रकार के मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो चलिए, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। The primary memory is an essential component of a computer system. Program and data are loaded into the computer memory before processing. Processing के पहले जो भी प्रोग्राम या डेटा होता है, जो हम, जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया या हम कुछ टाइप कर रहे हैं, तो ये सब जाकर लोड हो जाते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद ही इन्हें प्रोसेस होता है। जैसे हमने किसी सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक किया, वो क्या होगा, प्रोसेस होने के पहले कहाँ स्टोर होगा, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए आपको गाना सुनना है, आपने कोई भी म्यूजिक प्लेयर डबल क्लिक किया या आपने स्क्रीन में टच किया, तो वो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर पहले स्टोर कहाँ होगा, मेमोरी में, उसके बाद वो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो इसी को प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, रैम बोला जाता है, और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। दो प्रकार के मेमोरी होते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और एक क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, याद रखिएगा। अब रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम इज ए वॉलेटाइल, एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन द डाटा। तो ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब ये जब तक आपके कंप्यूटर में पावर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, फ्लो करता रहेगा, तब तक ये रहेगा, तब तक ये आपके डाटा को दिखाएगा, प्रोसेस करेगा। लेकिन जैसे ही करंट चला जाएगा, पावर, बट एज सुन एज पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ, ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट। उसके बाद वो क्या होगा, उसे ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, या उसके मतलब उस स्टोरेज एरिया से वो खाली हो जाएगा, वो चला जाएगा। इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोररीली व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। तो यहाँ पर बताया गया है कि इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोररीली, ये स्टोर किया जाता है टेम्पोररीली, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोररीली व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। कंप्यूटर जब काम करता रहता है तब टेम्पोररी पर्पस के लिए वो हमारे जो डेटा है उसे स्टोर करता है, ठीक है। व्हेनेवर द कंप्यूटर स्टार्ट और ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च, तो मैंने अभी बताया आपको कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं, ओपन करते हैं, इट्स रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू रैम। तो उस समय इसे लोड करना होता है, उस प्रोग्राम को लोड करने के लिए वो रैम का सहायता लेता है, और रैम में जाके वो स्टोर हो जाता है, और वहां से इसे प्रोसेस होता है। क्यों होता है रैम, क्यों रैम में इसे स्टोर किया जाता है। रैम इज यूजुअली रेफर टू एज ए मेन मेमोरी एंड इट्स फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। तो रैम क्या है, इसीलिए रैम में प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये तो एक मेन मेमोरी है और ये फास्ट है। किससे फास्ट है, आपके सेकेंडरी मेमोरी से ये फास्ट होता है, इसीलिए उससे रैम में स्टोर किया जाता है आपके जो प्रोग्राम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रोम इज नॉन वॉलेटाइल, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, वो डिलीट नहीं करता है उसके डेटा को, मीन्स इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। पावर जब चला जाता है, इसके अंदर का जो भी डाटा वो डिलीट नहीं होता है। बट चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज यूज एज ए स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट व्हिच आर रेयरली चेंज। इसमें जो कोडिंग या जो भी इसमें डेटा रहता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, पहला। और इसके अंदर से वो डेटा कभी डिलीट भी नहीं होगा, ठीक है।
और ये बहुत ही छोटा, काफी छोटा मेमोरी होता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर दैट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम इज स्टोर्ड इनटू ए रोम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है रैम को। कैसे हेल्प करता है, जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तब ये इसके अंदर कुछ ऑलरेडी प्री लोडेड प्रोग्राम्स रहते हैं। वो प्री लोडेड प्रोग्राम्स कभी भी डिलीट नहीं होते और कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे रोम से। तो वही प्रोग्राम रन हो जाता है जब आप जब आपके कंप्यूटर का पावर स्विच ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस प्रोग्राम को रन कर देता है जो ऑलरेडी उसमें परमानेंटली स्टोर है और कभी भी वो चेंज नहीं होंगे। और ये काफ़ी छोटे मेमोरी होते हैं। ये जैसे ही रन करते हैं इनका काम होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये रन करे। जैसे ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हुए ये क्या करेगा, रैम पे पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यही हेल्प करता है, रोम हेल्प करता है रैम का इसी तरह से। तो इसीलिए इसे बोला जाता है बूट लोडर। जो बूट लोडर का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस वक्त ये हेल्प करता है उस चीज पर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी तो और भी फास्ट है। रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर का तरह फास्ट नहीं है। सो बिकॉज रैम ए सीपीयू मे हैव स्लो डाउन। तो रैम सीपीयू को स्लो कर सकता है क्योंकि वो उतना फास्ट नहीं है। तो इसको हेल्प करने के लिए तो रैम को और दूसरा और एक मेमोरी हेल्प करेगा जिसका नाम है कैश मेमोरी। टू स्पीड अप द ऑपरेशन of the CPU, a very high speed memory is called between CPU and the primary memory known as a cache। तो बीच में आपका आ जाता है कैश। जो कैश क्या करता है, ऐसे इसे भी हम प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं। यही हेल्प करता है रैम का क्योंकि कैश मेमोरी काफी फास्ट होता है। ठीक है, और कंप्यूटर स्मूथ चले ताकि। इट स्टोर द कॉपी ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन। तो ये फ्रीक्वेंटली क्या करता है, डेटा को कॉपी करता है रैम से लेकर कैश से लेकर रैम, और प्रोसेसर को पास करता रहता है और प्रोसेसर इनको रन करता रहता है, thus reducing the average time required to access data from primary memory। तो इससे क्या होता है, रिड्यूसिंग मतलब जो भी आप काम करते हो वो फास्ट हो रहा है ना। आप कोई भी आप क्लिक किए, आप कभी कोई एक वीडियो ऑन कर दिए, आपने कोई पिक्चर चला दिया, या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर ऑन कर दिया, देखिएगा किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, स्मूथ चल रहा है ना। तो ये रिड्यूस कर देता है एवरेज टाइम को। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी तो कैश मेमोरी होता है। तो इसीलिए इसे यूज किया जाता है। व्हेन द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस मेमोरी इट फर्स्ट एग्जामिन द कैश। जब भी आप किसी जब भी आप मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो सीपीयू फर्स्ट क्या करता है, वो एग्जामिन करता है कैश मेमोरी का। इन केस द रिक्वायरमेंट इज मीट, अगर रिक्वायरमेंट मीट हो जाता है तो इट इज रीड फ्रॉम द कैश। तो वो क्या करता है, कहां से रीड करता है, कैश मेमोरी से रीड करता है। अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस्ड, अदरवाइज प्राइमरी मेमोरी जो है उससे एक्सेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी के पास लिमिटेड स्पेस होता है, कैपेसिटी होता है। रैम तो वॉलेटाइल है, आपको मालूम है, रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों ही लिमिटेड है इनमें स्पेस। दस ए कंप्यूटर सिस्टम नीड ऑक्सिलरी और ए सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंटली स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फर्दर यूज। तो हमें परमानेंट मेमोरी की जरूरत है जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर पर्पस के लिए भी फिर यूज करें, रख देंगे। कंप्यूटर मतलब करंट भी चला जाए, वो रह जाए, फिर हमें जब जरूरत पड़े हम ऑन करें अपने कंप्यूटर को और उन डेटा को देख सकते हैं। द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि उसमें से डेटा इरेज नहीं होगा जब तक आप डेटा को इरेज नहीं करोगे, डिलीट नहीं करोगे। एंड हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी इज इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। और ये क्या है, स्लोअर है और चीपर है मेन मेमोरी से। जैसे रैम वगैरह से ये सस्ता है, ठीक है, और स्लो है, लेकिन ये आपको याद रखना है। बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू।
और ये डायरेक्टली सीपीयू इससे एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये काफ़ी स्लो है। कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी। तो जो भी आपने स्टोर किया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी, वहां से ये क्या करता है, पहले इससे रिट्रीव करके मेन मेमोरी में रखेगा, रैम में रखेगा, या वहां पर जो भी कैश मेमोरी वगैरह होगा उसी के माध्यम से आप इनको एक्सेस कर पाओगे सीपीयू के जरिए, मतलब ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी ड्राइव, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव वगैरह, इन सब बोला जाता है सेकेंडरी डिवाइस। हाउएवर दिस डेज these are secondary storage device like solid state drive। आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव आ चुका है, काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप बोल सकते हो हार्ड डिस्क का तरह काम करता है। विच सपोर्ट वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र, जो कि वेरी फास्ट मतलब बहुत ही फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करता है एज कम्पेयर टू अर्लियर हार्ड डिस्क से के कंपेयर में ये काफ़ी फास्ट आपका डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। और आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी स्मूथली यूज़ किया जाता है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर मैक्सिमम सब में एसएसडी लगा हुआ है, ठीक है। ऑल्सो डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर हैव बिकम ईजियर एंड सिंपलियर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल फ्लैश पेन ड्राइव। और डाटा ट्रांसफ़र जो करते हैं हम, जो आजकल करते हैं, काफ़ी इजी हो गया, सिंपल हो गया ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज पोर्टेबल जो फ्लैश या पेन ड्राइव आजकल हर जगह आपको अवेलेबल है। तो आप पेन ड्राइव से इजीली आपका डाटा को कैरी कर सकते हो, ले जा सकते हो। तो हार्ड डिस्क के बाद जो चीज़ें आए हैं जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी छोटा सा चीज़ है, बस आपको लगाना है और इजीली आप इससे एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद पेन ड्राइव वगैरह तो आ ही गया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी आ चुका है, एक्सटर्नल सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आ चुका है, एसएसडी आ चुका है कि आप कहीं पर भी आपके सेकेंडरी जो डेटा है उसे आप कैरी करके ले जाओ और एक्सेस करो, ठीक है। ओके, तो मैंने आज आप लोग को पूरा का पूरा जो मेमोरी है उसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज और रिट्रीव कैसे होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो लेंदी हो जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। आप लोग प्लीज़ जो मैंने आपको अभी पूरा का पूरा जो वीडियो आज हमने इसको समझाया है, इस वीडियो को अच्छे से एक बार आप समझिए, बस सुनिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। थ्योरी सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ अगर आप लोग को हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।